हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक और सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अपने चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे ना कि क्लास 12th के लिए कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए एसवीटी पब्लिकेशन का ही बुक रहता है। एसवीटी पब्लिकेशन से अगर इस मॉडल पेपर से आप पढ़ते हैं ना, तो जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ ना 100% श्योर सक्सेस, वाकई में 100% श्योर सक्सेस देता है। इस बुक के इस मॉडल पेपर के बाहर से ना एक भी क्वेश्चन नहीं रहता है। जो भी क्वेश्चन रहता है इसी मॉडल पेपर से रहता है। आई होप कि इससे पहले सेट 1 एंड 2 एंड 3 4 का चारों सेट का वीडियो ऑब्जेक्टिव का कम्प्लीटली अपलोड है। अगर नहीं देखे तो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर वीडियो कम्प्लीटली वॉच कर लीजिए। तो चलिए अभी जो हम देखेंगे, जो मेरा मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो होगा ना, वो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो देखिए कि मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि कंपनी से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ए कंपनी। कंपनी से आप क्या समझते हैं? जैसा कि आप पहले जानते हो, कंपनी एक वैधानिक, एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी एक वैधानिक संस्था है जिसका निर्माण किसी उद्देश्य विशेष के लिए होता है और इसके सदस्यों का दायित्व साधारण सीमित होता है। आप यहाँ तक लिखिएगा, इसका अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक होता है। ये लिखिए ना लिखिए, ये आप पे डिपेंड। देखिए क्या है, कंपनी एक वैधानिक इलीगली पर्सन है, ये आपको अच्छा से याद रहेगा, जिसका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जब भी कंपनी का निर्माण होगा किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए ही निर्माण होगा और इसके सदस्य का दायित्व साधारणतः सीमित होता है। समझ गए? चलिए विदेशी कंपनी क्या है। विदेशी कंपनी से आशय ऐसे कंपनी से है जो भारत के बाहर निगमित एवं पंजीकृत है परंतु उसका व्यवसाय क्रिया भारत में, मतलब जो रजिस्टर्ड है दूसरे देश का कंपनी हो, जैसे इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन उसका बिजनेस धंधा जो चल रहा है ना, वो कहाँ चल रहा है? भारत में चलता हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? विदेशी कंपनी चलते हैं। समझ गए? आई होप कि अच्छे समझ गए होंगे। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए ताकि लाइव जुड़ सके और लाइव चैटिंग में चैटिंग भी कर सकते हैं। लाइव चैट ऑन है। चलिए सरकारी कंपनी क्या है। सरकारी कंपनी से ऐसी कंपनी से है जिसकी चुकता अंश पूंजी से कम 51% भाग स्वामित्व केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा सरकार के पास हो। कितना? कम से कम 51% अगर स्वामित्व जो है ना सरकार या किसी राज्य सरकार के पास हो, तो उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं? सरकारी कंपनी बोलते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सरकारी कंपनी होता क्या है। किसी भी कंपनी का 50% जो स्वामित्व है वो केंद्रीय राज्य सरकार को हो, तो उसको हम प्राइवेट कंपनी क्या है इसे समझ लीजिए। देखिए प्राइवेट कंपनी में लिमिटेशन है, 200 होती है, ठीक है, इसमें अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। देखिए निजी कंपनी की कोई दो विशेषता है, तो इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 होती है, एकदम लिमिटेशन है 200 है। इसमें अंश के हस्तांतरण पर प्रतिबंध रहता है। चलिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में ये रहेगा ना कि बताइए कि एक निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है, तो 200। याद रखिएगा। समझ के? ये भी एक ऑब्जेक्टिव निकल रहा है जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए 21 है, संचय पूर्वाधिकारी अंश क्या है। बताइए कि संचय पूर्वाधिकारी अंश क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, संचय पूर्वाधिकारी अंशों से ऐसे पूर्वाधिकार अंशों से है जिसके धारक को सबसे पहले लाभांश पाने का अधिकार होता है। जो भी कंपनी में प्रॉफिट हुआ, जो भी इनकम हुआ, उसका जो प्रॉफिट होगा वो सबसे पहले कौन लेगा? तो वो संचय पूर्वाधिकारी लेगा। लाभांश पाने का अधिकार होता है और यदि किसी वर्ष धारक को लाभांश नहीं मिल पाता है तो ऐसे लाभांश भुगतान होने तक संचित रहता है, मतलब कि जमा रहता है। समझ गए अच्छे से? चलिए सार्वजनिक कंपनी की दो विशेषता बताइए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं ना, तो आप कमेंट कीजिए, वहाँ सबको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। और नहीं तो व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ हर नोट्स और पीडीएफ वहाँ अपलोड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते देखना आगे। सार्वजनिक कंपनी की दो विशेषता बताइए। जो सार्वजनिक कंपनी है, जो कौन सा पब्लिक कंपनी है, उसकी दो विशेषता क्या है। देखिए कभी भी ना सार्वजनिक कंपनी में एकदम कम से कम 7 होगा, इससे कम नहीं हो सकता है, तथा अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जो पब्लिक कंपनी है उससे अधिकतम संख्या कोई, लेकिन कम से कम कितना हो? 7 हो। इसके अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं है, बल्कि प्राइवेट कंपनी में प्रतिबंध है। चलिए ये पूछ रहा है कि निजी कंपनी क्या है। निजी कंपनी से आशय, ध्यान दीजिए, निजी कंपनी से आशय एक ऐसे कंपनी से जो अपने अंतर नियमों द्वारा अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा देती है, कर्मचारियों को छोड़कर अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है, अपने अंशों व ऋण पत्र को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है। समझ रहे बात को? 200 लिमिट रहता है, ये अपना ऋण पत्र जनता को खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता है। यही सब है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ मिल ही जाएगा, तो स्क्रीनशॉट लेने की क्या ज़रूरत है। चलिए कंपनी द्वारा निर्गमित किए जाने वाले अंशों के प्रकार बताइए। पूर्वाधिकार अंश एवं समता अंश में कोई दो अंतर बताइए, पूछ रहे हैं। अंतर स्पष्ट करें, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए
2015 में पूछा, 16 में पूछा, 18 में पूछा और इस बार भी पूछ सकता है, कंटिन्यू पूछते आ रहा है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। पूर्वाधिकार अंश लिखिए, ठीक। पॉइंट अगर 2 नंबर का है ना तो 2 ही पॉइंट दीजिए, ज़्यादा पॉइंट नहीं दीजिए। अगर 5 नंबर का है तो 4 पॉइंट दीजिए, ठीक है। उसे 5 नंबर क्वेश्चन नहीं रहता, 4 ही नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो 4 पॉइंट दिया कीजिए। देखिए, कंपनी के समापन पर इन्हें पूंजी वापसी में पूर्वाधिकार अंश होता है। जब भी कंपनी का समापन होता है, इन्हें पूर्वाधिकार अंश पे तो पूर्वाधिकार अंश एवं समता अंश में कोई 2 अंतर बताइए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2015 में पूछा, 16 में पूछा, 18 में पूछा और इस बार भी पूछ सकता है। तो देखिए इसका तरीका होना चाहिए। अगर आपको 2 नंबर में पूछ रहा है ना क्वेश्चन, तो 2 पॉइंट दीजिए। तो पहले लिखिए कि पूर्वाधिकार अंश एवं समता अंश में अंतर लिख दीजिए। उसका अंतर का आधार पूर्वाधिकार अंश, समता अंश, इस तरह लाइन खींच दीजिए, बॉक्स बना दीजिए। पहला लिखिए कि पूर्वाधिकार अंश, देखिए कंपनी के समापन पर इन्हें पूंजी वापसी में पूर्वाधिकार होता है। और देखिए समतांश में होता है, समतांश में होता है कि नहीं, कंपनी के समापन पर इन्हें पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद होती है। जब इसको मिल जाएगा उसके बाद किसको मिलेगा, समतांश वाला। लेकिन फर्स्ट कौन होगा, पूर्वाधिकार अंश होगा। सेकंड देखिए पॉइंट क्या है, लाभांश का क्रम। इन्हें लाभांश समतांश से पहले दिया जाता है, सही बात है, पहले इसको दिया जाता है उसके बाद इन्हें दिया जाता है। समझ के, ये अगर 2 नंबर में हो तो इतना है 2 पॉइंट दीजिए। अगर 4 नंबर में क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट दीजिए, 4 नहीं कम तो 3 से 3 पॉइंट दीजिए। चलिए, अधिकृत पूंजी एवं निर्गमित पूंजी में अंतर बताइए। यही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑथोराइज्ड और नॉर्मल कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल का अंतर और इशूड कैपिटल का डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखिए अंतर का जैसा कि आधार, इससे पहले भी हम फॉर्मेट पता है कि अंतर का फॉर्मेट किस प्रकार से होना है, किस टाइप से होना चाहिए। देखिए पहला तो लिख दीजिए, जैसे बताया उस टाइप से फॉर्मेट दे दीजिए। फिर अर्थ लिखिए कि क्या क्या अधिकृत अंश और निर्गमित अंश का क्या अर्थ होता है। देखिए, अधिकृत पूंजी वह अधिकतम राशि है जिसके लिए कंपनी को निर्गमित करने का अधिकार। देखिए, अधिकृत पूंजी वह अधिकतम राशि है जिसके लिए कंपनी को अंश निर्गमित करने का अधिकार होता है। देखिए निर्गमित पूंजी क्या है, निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का वह भाग है जिसे जनता को अंश अभिधान के लिए प्रस्तावित किया जाता है। समझ गए। सेकंड देखिए, प्रकटीकरण क्या है। यह पूंजी कंपनी के पार्षद सीमा नियम में पूंजी वाक्य में दर्शाई गई होती है, और यह पूंजी कंपनी के पार्षद सीमा नियम में नहीं लिखी जाती, इसमें लिखी जाती है और इसमें निर्गमित में नहीं लिखी जाती है। एक दूसरे से अधिक या कम। देखिए, यह निर्गमित पूंजी के बराबर या अधिक होती है, यह इससे बराबर या अधिक भी हो सकता है। यह अधिकृत पूंजी के बराबर या कम होती है। बट ये जो है ना, इसके बराबर या इससे कम ही होगा, अधिकृत या अंकित पूंजी से ज़्यादा नहीं होगा। निर्धारण देखिए कि अधिकृत पूंजी का निर्धारण वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, और निर्गमित पूंजी का निर्धारण वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया। दोनों का पॉइंट सेम ही है। अगर आपसे 2 नंबर में पूछे तो 2 ही, 4 नंबर में पूछे तो पूरा 4 पॉइंट लिखिए, और 2 नंबर में लिखे तो 2 ही पॉइंट लिखा कीजिए। चलिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने वाला है तो सॉल्व कीजिए। अगर इस पर भी वीडियो अपलोड है, समझने के लिए, इसको समझने में टाइम लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव सब है, ऑब्जेक्टिव तो आप देखे ही हुए हैं। यहाँ सब्जेक्टिव में देखिए क्या है कि मृत साझेदार की पूंजी खाते में डेबिट किए जाने वाले मदों को बताइए। जो पार्टनर्स डिजिट हो गया है, जो मर चुके हैं, उनके जो खाते में क्या क्या आइटम्स डेबिट किया जाएगा। तो पहला देखिए क्या किया जाएगा, कौन कौन आइटम डेबिट किया जाएगा। उसका आहरण और उस पर ब्याज, उसका जो ड्राइंग किया है उसको जो ब्याज लगा उसको किया जाएगा डेबिट, ठीक। उसके बाद क्या है कि अवितरित हानि का हिस्सा, ख्याति के मूल्य में कमी का हिस्सा, संपत्ति और दायित्व। अब बोलिएगा कि वो तो मर गए हैं, तो इसके जो उत्तराधिकारी हैं ना, जो मरे हैं, उनमें किया जाएगा। देखिए 2020 में पूछा और इस बार भी पूछ सकता है, 22 में भी। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए, साझेदार के उत्तराधिकारी का खाता कब खोला जाता है। देखिए, जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है। तो इसको, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है कि उत्तराधिकारी खाता कब खोला जाता है। तो जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती, मेरे मरने के बाद, नहीं छोड़िए, मरने का एग्जांपल मत लीजिए, बहुत अलग लगता है, अलग सा फील होने लगता है। देखिए, जब कोई कंपनी का ओनर है वो मर गया तो उसका कौन है उत्तराधिकारी, कौन आएगा, बेटा होगा, पत्नी होगी, वाइफ होगी, तो उन्हीं को हम बोलते हैं उत्तराधिकारी। चलिए, यदि मृत साझेदार को देय राशि का तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है तो क्या परिणाम होगा। उत्तर यही होगा ना कि देय राशि पर 6% से वार्षिक ब्याज देय होगा, अथवा देय राशि के अनुपात में फर्म को अर्जित भावी लाभ में भी हिस्सा दिया जाएगा। समझे बात को।
उस खाता का नाम बताइए जो मृत साझेदार की तिथि तक लाभ को समायोजित करने के लिए साधारणतः बनाया जाता है। कौन सा? तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, यानी कि लाभ हानि उच्चंत खाता। अजीब सा लगता है बट क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। चलिए यहाँ देखिए और भी क्वेश्चन है। एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ एवं हानियों को साझेदार द्वारा किस अनुपात में बांटा जाएगा? तो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ही बांटा जाएगा, नहीं ना कि नया। देखिए पिछले स्थिति में ये तो जनरल टाइप से एंट्री करना था, कर दीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, 2 डिजिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे 2 मद बताइए जो किसी साझेदार की मृत्यु उसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाती है। देखिए क्रेडिट के इससे पहले तो हम डेबिट करने वाला आइटम देखे, ड्राइंग देखे हैं। देखिए बीमा पॉलिसी में हिस्सा और अवितरित लाभ अथवा संचय में हिस्सा क्या करेंगे, क्रेडिट करने वाला आइटम हुआ। ठीक है, ये जनरल के प्रेस्टीज अभी करेंगे हम मृतक साझेदार की राशि के लिए, तो क्या करेंगे, डिजिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड डिजिट टू पार्टनर्स एग्जीक्यूटर एंड लोन अकाउंट। चलिए किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्ति और दायित्व के मूल्य में परिवर्तन को दिखाने के लिए कौन सा खाता तैयार किया जाता है? कौन सा खाता? तो पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार किया जाता है। चलिए किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है? साझेदार की मृत्यु के समय तक में पुस्तकों में वर्णित संपत्ति और दायित्व के मूल्य में परिवर्तित हो सकता है। ऐसे परिवर्तन से होने वाले लाभ या हानि के हिस्सा को मृत साझेदार के पूंजी खाता में समायोजित करने के उद्देश्य से संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। समझ गए? वैसे पीडीएफ है, इसे आराम से समझते रहिएगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा इसलिए उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे। देखिए मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभ में मृतक साझेदार के हिस्से की गणना की विधिया का नाम दें। जो गणना की विधि होते हैं ना, वो समय के आधार पर किया जाता है और दूसरा विक्रय के आधार पर किया जाता है। चलिए एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि जो है ना किन पूंजी खाते में जमा की जाती है? तो मृत साझेदार सहित सभी साझेदार के पूंजी खाते। जो साझेदार डेथ भी कर गया उनके भी। हाँ अच्छा कर देते। ठीक है, देखिए किसी साझेदार की मृत्यु होने पर ख्याति के लेखांकन के लिए क्या जनरल प्रविष्टि की जाती है? यानी कोई साझेदार जो मर गया उसका गुडविल हम कैसे एंट्री करें? देखिए रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग रेशियो टू डिजिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए? डीआर हमेशा ऊपर होता है, डेबिट जो होता है बैलेंस। चलिए और यहाँ देखिए आगे हम देख रहे हैं कि क्या है। देखिए ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए टाइम टेकन नहीं देना चाहते ज़्यादा। आगे देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है अच्छे से, बट यहाँ भी देख लीजिए कि कैसे होगा। देखिए त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात पूछ रहा है। देखिए वह अनुपात जिसमें फर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के लाभ में भाग हेतु त्याग करते हैं, त्याग अनुपात कहलाता है। अगर आपसे एग्जाम में त्याग अनुपात का डिफिनेशन पूछे तो आराम से बता सकते हैं कि त्याग अनुपात का क्या होता है, इसको एकदम याद ही कर लीजिए। वह अनुपात जिसमें फर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के लाभ में भाग हेतु त्याग करते हैं, क्या कहलाता है? त्याग अनुपात कहलाता है। वह अनुपात जिसमें से साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृत साझेदार के भाग को प्राप्त करते लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। समझ गए? आगे देखिए कि परिकलन का समय, त्याग अनुपात की गणना नए साझेदार के प्रवेश के समय की जाती है हमेशा, और लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना साझेदार की निवृत्ति के समय या मृत्यु होने पर की जाती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जिसको बोलते हैं। उद्देश्य क्या होता है दोनों का, लाभ और त्याग अनुपात बनाने का? तो देखिए उद्देश्य क्या होता है, त्याग अनुपात की गणना उद्देश्य नए साझेदार द्वारा पुराने साझेदार को उनके होने वाले लाभ के हिस्से की क्षतिपूर्ति हेतु ख्याति के रूप में नकद देना है। देखिए लाभ प्राप्ति अनुपात का उद्देश्य शेष साझेदार द्वारा निर्गमित मृत साझेदार को ख्याति भाग के लिए क्षतिपूर्ति करने से। दोनों का क्या क्या फार्मूला है वो फार्मूला लिख दीजिए। देखिए त्याग अनुपात में पुराने साझेदार के लाभ माइनस विभाजन अनुपात को कम कर देता है, लाभ प्राप्ति अनुपात में साधारण शेष साझेदार को लाभ विभाजन अनुपात को बढ़ा देता है। और नीचे सूत्र लिख दीजिए, त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा ही, इसलिए इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर क्या होता है, पुराना अनुपात नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। आराम से इसको एकदम ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही सूत्र इसका। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 देखिए कि संचित हानि से आप क्या समझते हैं। देखिए संचित हानि का क्या मतलब है, गत वर्ष की हुई हानि है जिसे साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट न किया गया हो वो संचित हानि कहलाती है। समझ गए कि संचित हानि का क्या मतलब है। एक बार यहाँ जूम करके देखिए,
गत वर्ष की वे हानियाँ जिसे साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट न किया गया हो संचित हानि कहलाती। स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में प्रदर्शित लाभ हानि खाता के डेबिट से इसका उदाहरण है। संचित लाभ किसको कहते हैं? चलिए, संचित लाभ किसे कहते हैं? देखिए, संचित लाभ से आज से उन लाभों से है जो गत वर्ष में संचित हो गए किंतु साझेदार में वितरित न किए गए। इसका निर्माण सामान्य संचय तथा लाभ हानि खाते क्रेडिट से होता है। अब ये पूछिए कि क्या जनरल रिजर्व क्या होता है? सामान्य संचय। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार पूछता है कि जनरल रिजर्व क्या होता है। देखिए, जब संस्था में बिना किसी उद्देश्य से संचय का निर्माण किया जाता है ताकि संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहे और किसी भी संभावित हानि या क्षतिपूर्ति हो सके तो उसे सामान्य संचय कहते हैं। समझिए, नॉर्मल पर्पज से कोई घटना घट गया उसका हम मेंटेनेंस कर सके। देखिए, इसको आप देख लीजिए। देखिए क्या है ना कि इस लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, बट इजी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। और जनरल इसका एंट्री करना था, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है। देखिए, पूंजी पर ब्याज क्यों आवश्यक है? पूंजी की असमानता को दूर करने के लिए पूंजी पर ब्याज देना वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। गुणनफल विधि की आहरण ब्याज की गणना सूत्र है। आहरण का ब्याज क्या है? ड्राइंग बराबर क्या होगा? आप लोग सभी जानते होंगे, कुल गुणनफल इंटू ब्याज की दर रेट, टोटल प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/100 इंटू 12। यदि गुणनफल नहीं दिया हो तो 1/365 कीजिए, कितना दिन का दिया हो। अब ये राहुल मिश्रा ये भी है कि इसको 6% से वार्षिक ब्याज मिलता है हमेशा। क्वेश्चन पर राहुल मिश्रा ने फॉर्म को 40,000 ऋण दिया है, वो 10% वार्षिक कभी संभव है नहीं ना। कितना देगा? 6% ही देगा। किसके अनुसार? तो 1932 की धारा सी के अनुसार। चलिए, अब यहाँ पूछ रहा है साझेदार के चालू खाते के डेबिट पक्ष में दिखाए जाने वाले 2 आइटम्स के नाम बताइए। तो कौन है? आहरण और ड्राइंग। देखिए, लाभ हानि नियोजन खाता, समायोजन खाता क्या है? बताइए। लाभ हानि समायोजन खाता लाभ हानि खाते का विस्तार है जो यह प्रकट करता है कि साझेदार के बीच लाभ को किस प्रकार विनियोजित या समायोजित किया जाता है। समझ गए? चलिए, पूंजी देखिए, पूंजी खाता परिवर्तनशील होने की स्थिति में किन्हीं 2 मदों को बताइए जिन्हें साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जा सकता है। कौन कौन है? पूंजी पर ब्याज, साझेदार का वेतन व कमीशन। चलिए, उन सौदे को बताइए जिनसे साझेदार की अस्थायी पूंजी परिवर्तित हो सकती। साझेदार द्वारा अवितरित पूंजी लगाने पर या समझौता के अंतर्गत साझेदार के द्वारा पूंजी में से रकम निकालने पर ये कंडीशन परिवर्तन हो सकता है। साझेदारी संलेख के अभाव में कार्यशील साझेदार को किस दर से वेतन दिया जाता है? तो वेतन नहीं दिया जाता है जब भी साझेदारी संलेख नहीं बना रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए, लाभ हानि समायोजन खाता बनाने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेगा ही। लाभ हानि समायोजन खाता बनाने का उद्देश्य है विभाजन योग्य लाभ हानि ज्ञात करके साझेदार में बांटना। देखिए, वर्ष के प्रत्येक माह के अंतिम दिन निश्चित धनराशि की आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार करेंगे? तो यहाँ ब्याज की किस प्रकार करेंगे? देखिए, कुल ड्राइंग यानी जो आहरण, टोटल आहरण, कुल आहरण इंटू दर बाई 100 इंटू 5.5/12। चलिए, यदि प्रत्येक माह के मध्य में दिन एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो कुल आहरण कितनी अवधि में होगी? तो 6 माह के अंदर होगी। चलिए, ये भी क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन लेगा। क्या साझेदारी ठहराव लिखित में होना अनिवार्य है? नहीं, मौखिक ठहराव ही समान रूप से सामान्य है, बट मौखिक मत कीजिएगा। मौखिक में बहुत ज़्यादा झगड़ा झंझट का सामना करना पड़ता है। तो चलिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, यहाँ पूछा प्राप्ति एवं भुगतान खाते से आय व्यय खाता कैसे तैयार करें। इस क्वेश्चन की तो बात ही मत, इसको तो आप स्टार ही कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके रहेगा ही। जब हम भी एग्ज़ाम दे रहे थे तो मेरे एग्ज़ाम में भी यही था और सर बोले थे और वाकई में ये क्वेश्चन था। देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान से आय व्यय खाता तैयार करने की विधि। देखिए, सबसे पहले बहुत ईजी है, आराम से समझिए। प्राप्ति एवं भुगतान खाता एवं अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर आय व्यय खाता ठीक उसी प्रकार बनाया जाता है जिस प्रकार लाभ हानि खाता समायोजन सहित तलपट से तैयार किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। पहला कि अस्थायी संपत्तियों का क्रय विक्रय, ठीक है, ये सब डिटेल आप पढ़ते रहिएगा आराम से। उपार्जित आय, ये सब 2 पॉइंट है। चलिए, 2 पॉइंट है, आप अच्छे समझ लीजिएगा। वैसे आप चाहते हो तो देखिए,
प्राप्ति तथा भुगतान खाते में दिखाए गए अस्थायी संपत्ति के क्रय एवं विक्रय से विक्रय को आय व्यय खाते में नहीं दिखाया जाता है, किंतु क्रय एवं विक्रय से उत्पन्न लाभ अथवा हानि को डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। समझ गए बात को कैसे हुआ। उपार्जित आय, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में उपार्जित आय प्राप्त किंतु प्राप्त नहीं का लेखा नहीं किया गया होता है। अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर इसकी गणना संबंधित आय में जोड़कर आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। अब तो समझिए बात को आप। चलिए आगे देखिए कि आगे मेरा क्या है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते के नाम पक्ष में दर्शाए जाने वाले किन्हीं दो मदों के नाम बताइए आप ही। रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में दिखाने वाले दो आइटम्स के नाम कौन होगा? तो चंदा है, प्रवेश शुल्क है, और भी कई सारे हो सकते हैं। सदस्यता शुल्क क्या है? क्या जिसको मेंबरशिप फी बोलते हैं वो क्या है? सदस्यता शुल्क अलाभकारी संस्था के सदस्यों से प्राप्त होने वाली वह वार्षिक रकम है जिसे सदस्य अपनी सदस्यता बनाए रखने के लिए देते हैं। समझ गए। चलिए प्राप्ति एवं भुगतान खाते के जमा पक्ष में दर्शाए जाने वाले किन्हीं दो आइटम्स के नाम चलिए। फर्नीचर का नकद क्रय और वेतन का नकद भुगतान। ठीक है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल पूछा इस क्वेश्चन को। अलाभकारी संस्था के 4 उदाहरण दे। आप लाखों हजारों उदाहरण दे सकते हैं, लाखों तो नहीं बट सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं। धार्मिक संस्थान, चैरिटेबल अस्पताल, ऐसा संस्था जिसका पर्पस लाभ कमाना नहीं हो। धार्मिक संस्थान का कोई पर्पस नहीं है, चैरिटेबल का अस्पताल का भी कोई नहीं पर्पस है। आय व्यय खाता की 4 विशेषता को बताइए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए 15, 19 इसमें पूछ सकता है, 22 में भी पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता आपको पहले बता चुके कि अंतर स्पष्ट करने का जो फॉर्मेट है वो ये फॉर्मेट होना चाहिए। तो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? देखिए यहाँ कि सबसे पहले आप लिख लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ बाई तिथि। इसमें जो है ना प्राप्ति रिसिप्ट एंड पेमेंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है ना इसमें है ना तिथिवार प्रविष्ट की जाती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में सीक्वेंस में की जाती है। इसमें प्रविष्ट तिथिवार, इसमें सभी प्रविष्ट तिथिवार, देखिए फिर से यहाँ भी कुछ कंफ्यूज, देखिए इसमें तिथिवार प्रविष्ट नहीं की जाती है। किसमें? प्राप्ति एवं भुगतान में। बट रोकड़ वही है ना, इसमें जो है ना सीक्वेंस में किया जाता है, तिथिवार किया जाता है। प्रविष्ट सारांशित रूप से की जाती है, प्रविष्ट क्रमवार की जाती है। सीक्वेंस मतलब क्रमवार ही सारांशित रूप में एवरेज रूप में कर दिया जाता है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए लाभ न कमाने वाली संस्था किससे कहते हैं? ये पूछ रहे कि लाभ न कमाने वाली संस्था किसे कहते हैं, तो बता दीजिए। ऐसा संस्था जिस संस्था का पर्पस लाभ कमाना नहीं हो, अपना मनोवैज्ञानिक आत्म शांति प्राप्त करने के पर्पस से जो कमाता है उसे लाभकारी संस्था कहते हैं, उसे पढ़ लीजिए। लाभ न कमाने वाली संस्था व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है जिसका एकमात्र उद्देश्य अपने सदस्य समाज को सेवा प्रदान करना, लाभ कमाना नहीं। आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है? देखिए आजीवन सदस्यता शुल्क से आशय उस सदस्यता शुल्क से है जो किसी भी सदस्य द्वारा एक सुमुत अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार राशि के रूप में दी जाती है। समझ गए। चलिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता का क्या उद्देश्य? यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पर्पस पूछ रहा है। देखिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता का उद्देश्य लेखांकन वर्ष के लिए रोकड़ प्राप्ति एवं भुगतानों का सारांश प्रस्तुत करना है। चलिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है बताइए कि खाता है क्या? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ तथा बैंक लेन देन के विभिन्न का सारांश आय व्यय वास्तविक खाता है। कौन सा है? रियल अकाउंट्स है। आय व्यय खाते से आयगत एवं पूंजीगत दोनों प्रकार आय व्यय लिखे जाते हैं। क्या इस कथन से सहमत है? नहीं, क्योंकि इसमें केवल आयगत आय व्यय को ही लिखा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझ गए। तो चलिए आगे देखिए। देखिए समर्पित निधि फंड क्या है? एंडोमेंट फंड जिसको बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट 19 में पूछा, और मेरे जब मैं भी एग्ज़ाम दे रहा था ना तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। जैसे कि मेरे टीचर ही बोले थे ये क्वेश्चन रहेगा ही। तो चलिए जब कोई बड़ी राशि किसी अलाभकारी संस्था को बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए दी जाती है तब इसे समर्पित या आधार कोष कहा जाता है। समझ गए। काफ़ी बड़ा अमाउंट, जब कोई बड़ी राशि अलाभकारी संस्था को बड़ी संपत्ति खरीदने जो जिसका पर्पस नहीं हो, समझ ही गए होंगे अच्छे से आप। चलिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी छोटा है। आय और व्यय खाता क्या है? यहाँ पूछ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। आय और व्यय खाता को लाभ हानि खाते के समान कहा जा सकता है। एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है। यह लाभ हानि खाते के सिद्धांत पर बनाया जाता है और इसके परिणाम अधिक्य या कमी होता है। कोई दिक्कत नहीं, सरप्लस एंड डिफिसिट निकालने के लिए
या नॉमिनल अकाउंट है, ये भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए कि क्या है। आयगत व्यय को दो उदाहरण दें। बिजली का व्यय, क्लब का किराया, दो होगा। जो अब जिस कुछ भी उदाहरण एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे मेरा पैसा खर्च हो, रेंट भी कर सकते, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। पूंजीगत व्यय का यानी पूंजीगत पूंजी मेरा क्या होगा, भवन होगा, पुस्तक हो, पुस्तक खरीदी, लैंड होगा, बिल्डिंग होगा, वो एक बिल्डिंग एक ही चीज़ हुआ। चलिए आगे देखिए। चलिए आय व्यय खाता किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसे अलाभकारी संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। बहुत अच्छे से आप लोग जानती है, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। अलाभकारी संस्था द्वारा शुद्ध लाभ के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका नाम बताइए। तो आय व्यय अधिक अर्थात अधिशेष, सरप्लस और डिफिसिट हम बोलते हैं। चलिए आई होप कि आपसे जितना था मॉडल पेपर के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा कंप्लीट कर दिया गया है। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ली और दोस्तों के भी शेयर भी कर ली। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग और लाइक कीजिए।